नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। कैसे हैं आप लोग? किस शहर किस मुल्क से देख रहे हैं कार्यक्रम को? चैट बॉक्स में जाकर जरूर लिखें। सुबह के 9 बज रहे हैं। अब से दोपहर की जगह हम सुबह के वक्त में कोशिश करेंगे कि आपसे हम मुखातिब हो सके बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों के तमाम सार को लेकर, उसके तमाम पहलुओं को लेकर, विश्लेषण को लेकर। कल हमने बात की थी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड राकेश शर्मा से रूस यूक्रेन युद्ध पर। उसे आप वीडियो सेक्शन में जाकर जरूर देखिएगा। और उस बातचीत में जो अहम पहलू था, जिस पर हम पिछले 2 दिनों से लगातार हम फोकस कर रहे हैं और जहां हम कह रहे हैं कि ईरान यूएस युद्ध का जो दायरा है वो फैल रहा है। एक तरफ वो पर्शियन गल्फ से लेकर अब कैस्पियन सी तक फैलता हुआ नजर आ रहा है, जहां यूक्रेन ने एक ईरान के कमर्शियल वेसल पर, ईरान ने कहा ये कमर्शियल वेसल है, यूक्रेन ने कहा ये मिलिट्री कार्गो वेसल है, और उस पर हमला किया। और यूक्रेन का कहीं ना कहीं जो मकसद था, क्योंकि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की जो अमेरिका पहुंचे हुए थे एक दिन पहले, और वहां पर नेतन्याहू भी पहुंचे हुए थे, क्योंकि जो अमेरिकी सेनेटर थे लिंडसे ग्राहम, रिपब्लिकन सेनेटर, वॉर हॉक, हमेशा युद्ध का एडवोकेट किया जब वो जिंदा रहे, तो उनकी अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए ये तमाम नेता पहुंचे हुए थे। और लिंडसे ग्राहम की ही याद में इनफैक्ट एक बिल उसको आगे बढ़ाया जा रहा है और काफी उसको बल मिल रहा है सेनेट में वोट्स वगैरह के जरिए, जो ग्राहम बिल के नाम से जाना जाता है, जिसके तहत तमाम उन देशों पर बहुत भारी 100% तक टैरिफ लगाने की बात की जा रही है जो रूस से तेल खरीद रहे हैं। तो जिसमें जो टॉप बायर्स हैं वो भारत और चीन ही है, क्योंकि हम डिफेंस सप्लाईज भी ले रहे हैं, हम तेल सप्लाईज भी ले रहे हैं। और लिंडसे ग्राहम जब जिंदा थे, जब वो इस बिल को आगे बढ़ा रहे थे, तो उसमें तो उन्होंने 500% टैरिफ तक बात की थी। बहरहाल ये बिल जब फाइनली जो है पूरी तरीके से अमली जामा ले लेता है, तब भारत की मुसीबतें और बढ़ सकती हैं। तो उसमें ज़ेलेंस्की कहीं ना कहीं ये कार्ड खेल रहे थे कि देखो, रूस और ईरान के बीच में इस वक्त बहुत ज्यादा कोऑपरेशन है, सहयोग है, क्योंकि जो ईरान की तरफ से ड्रोन्स दिए जा रहे हैं रूस को, रूस की तरफ से सर्वेलेंस जो एबिलिटीज हैं वो ईरान को दी जा रही हैं, सैटेलाइट इमेजेस। तो ये एक दूसरे को बहुत मदद कर रहे हैं। इसलिए ज़ेलेंस्की ने जाकर बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप को यही आइडिया सेल किया कि ये जो युद्ध है ये रूस यूक्रेन युद्ध से बिल्कुल अलग है, ऐसा नहीं है, दोनों इंटरलिंक्ड है। क्योंकि उनको लग रहा है कि भाई रूस यूक्रेन युद्ध तो कहीं ना कहीं एक यूरोप बनाम रूस की युद्ध है, उसमें अमेरिका के डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन बिना अमेरिकन फंडिंग और अमेरिकन असिस्टेंस के यूक्रेन इस युद्ध को नहीं जारी रख सकता है। और अमेरिका जो है वो व्यस्त हो रखा है एक ऐसे युद्ध में जिसने डोनाल्ड ट्रंप को बेहद अलोकप्रिय बना दिया है अपने मुल्क में भी। और बहुत सारे ऐसे रिपब्लिकन पार्टी के नेता भी हैं जो डोनाल्ड ट्रंप से खुश नहीं है इस युद्ध को लेकर, जो इस युद्ध को अवैध बनाते हैं। तो एक तरफ जहां पे ये यूक्रेन एंगल है, वहीं दूसरी ओर जो एक और कल खबर आई जो चिंताजनक है, जिस पर हम लोग को नजर बनाने की जरूरत है, कि सऊदी अरब ने बेसिकली एंट्री की इस युद्ध में ईरान पर हमले के जरिए नहीं, लेकिन ईरान के जो बैक्ड एलाइज हैं, क्योंकि ईरान की रेजिस्टेंस फोर्सेस के काफी ऐसे ताकतें हैं, जो आप हुतीस को देख ले, आप हिजबुल्लाह को देख ले, जो इराक में ऑपरेट करती हैं। और जो प्रो ईरानियन मिलिशियाज हैं इराक में, वहां अमेरिका और सऊदी ने मिलकर स्ट्राइक किया है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, क्योंकि देखिए, आप अगर सऊदी डिफेंस मिनिस्टर जो प्रिंस खालिद बिन सलमान हैं, उन्होंने अकॉर्डिंग टू एक्सियोस अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस से बात की, फोन कॉल पर व्हाइट हाउस में उन्होंने बात की, और उन्होंने कहा कि यूएस और अमेरिका ने मिलकर, यूएस और सऊदी ने मिलकर जहां प्रो ईरानियन आउटफिट्स पर और संगठनों पर इराक में हमला किया है, लेकिन सऊदी अभी भी चाह रहा है कि ये युद्ध बढ़े नहीं, ये डी एस्केलेट हो। जबकि उनका कहना है, उनका असेसमेंट है कि इजराइल इसके विपरीत चाह रहा है। पिछले 5 महीनों में, अब युद्ध 5 महीने से आगे बढ़ने लगा, 28 फरवरी को इस युद्ध की शुरुआत हुई थी, आज हम 30 जुलाई की बात कर रहे हैं। पिछले 5 महीनों में इस तरह की बीच बीच में रह रहकर स्पेकुलेशन जरूर हुई कि सऊदी अरब पीछे से कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है कि अमेरिका इस युद्ध को जारी रखे, क्योंकि सऊदी एक सुन्नी मुल्क है, ईरान एक शिया मुल्क है,
उनकी अपनी जो है ये पूरी की पूरी एक क्षेत्रीय कंपेटिटिव आइडेंटिटी है, रीजनल पावर बनने की होड़ है। तो ये खबरें आती रही कि सऊदी चाह रहा है कि अमेरिका ईरान को खूब जोर से ठोके और उनको नेस्तनाबूद करे। सऊदी ने हर दफा इन खबरों को गलत ठहराया जब जब इस तरह की बातें रिपोर्ट की गई सार्वजनिक रूप से, तो वो इससे दूर रह रहे थे। लेकिन अब चूंकि सऊदी ने इराक में मौजूद ईरान के सहयोगी संगठनों पर निशाना साधा है, तो सऊदी को निश्चित रूप से लग रहा है कि जो अभी तक ईरान की तमाम स्ट्राइक्स, ज्यादातर जो खाड़ी देशों में अमेरिकी जो बेसेस हैं, लेकिन उनमें बहरीन, जॉर्डन, कुवैत ये देश शामिल थे, यूएई। सऊदी उतना नहीं था, सऊदी अपना फिर भी जो है ऑयल एक्सपोर्ट्स कर रहा था। तो सऊदी को अब ये निश्चित रूप से चिंता सता रही है कि अब ईरान के निशाने पर सऊदी ना आ जाए। और इसीलिए जो सऊदी के रक्षा मंत्री हैं प्रिंस खालिद बिन सलमान, उन्होंने जेडी वांस के साथ की हुई इस बातचीत में बाकायदा जो क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, उनका संदेशा दिया अकॉर्डिंग टू एक्सियोस, और कहा कि हम चाहते हैं कि अब इसको जो है आप ईरान वॉर को आप डीएस्केलेट करें। ये जो मंगलवार को जो स्ट्राइक्स हुई थी वो सऊदी और अमेरिका की सेंटकॉम ने मिलकर किया था, और अमेरिका ने कहा था कि ये करीब करीब ईरान की तरफ से जो 30 स्ट्राइक्स किए गए हैं ऑन अमेरिकन बेसिस 72 घंटे के अंदर में आईआरजीसी की तरफ से किए गए हैं। तो इसीलिए उन्होंने वापस से ईरान के जो आउटफिट्स हैं, जो उनके मिलिशियास हैं, उनको हिट किया। और प्रो ईरानियन जो इराकी मिलिशियास हैं, उन्होंने इसके पहले सऊदी की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और ऊर्जा फैसिलिटीज है उनको हिट किया था। तो यूक्रेन का हमने एंगल आपको बताया, दूसरा सऊदी का यहां पर आना, और अब इसका जो रिटेलिएशन है अगर वो होता है तो ये काफी जो है सऊदी के लिए प्रॉब्लमैटिक होगा, दुनिया भर के लिए प्रॉब्लमैटिक होगा, क्योंकि ऑलरेडी तेल की कीमतों में हम देख रहे हैं जो उछाल देखने को मिल रहा है। बेसिकली सेंटकॉम और अमेरिका का यही कहना है कि चूंकि सऊदी पर इन प्रो ईरानियन मिलिशियास ने इतने हमले किए और करीब करीब जो है 30 ड्रोन स्ट्राइक्स हुए, और एक अहम स्ट्राइक्स जो है वो टारगेट किए गए अमेरिकी बेसेस इन जॉर्डन की तरफ भी, और ये उस वक्त किए गए जब लिंडसे ग्राहम का अंतिम संस्कार चल रहा था। उसकी एक मैसेजिंग वैल्यू थी। ईरान ने जानबूझकर ये मैसेज भेजा था क्योंकि नेतन्याहू और ज़ेलेंस्की दोनों डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात कर रहे थे और इस युद्ध पर बातें हो रही थी। तो ईरान का सिग्नलिंग था कि भाई देखो, हम और ज्यादा जो है हिट करेंगे तुम्हारे हम तमाम एलाइज को और तुम्हारे तमाम बेसेस को इस खाड़ी क्षेत्र में, अगर इस युद्ध में तुम और एस्केलेशन लेते रहे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो डोनाल्ड ट्रंप है, डोनाल्ड ट्रंप ने भी उधर यही कहा है। जो फॉक्स न्यूज को भी उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, उन्होंने काफी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है। हम वो भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको दिखाएंगे नहीं, क्योंकि YouTube की भी अपनी जो है कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स होती हैं, सो वी नीड टू अडहियर टू द YouTube रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स। लेकिन उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान विल टेक अ बीटिंग, और ईरान पर जो है पूरी तरीके से बौछार की जाएगी, क्योंकि खबर आई कि ईरान की जो मिसाइल बराज है उसने जॉर्डन के मुआफक सॉल्टी एयर बेस में हमले किए। हालांकि उन हमलों को अमेरिका ने दावा किया कि हमने रोक लिया है। ये मंगलवार को 5:45 PM अमेरिका टाइम के हिसाब से आईआरजीसी ने जो है मल्टीपल बैलिस्टिक मिसाइल से स्ट्राइक किया था, जिसको एक मैसेजिंग के तौर पर देखा गया अमेरिका। तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, आइए सबसे पहले हम आपको वो सुना देते हैं। We're going to be hitting them very hard because it's our turn to hit them. They know it's coming. They're asking us not to do it, but they tried shooting it last night. So we had 5 rockets shot going 8,500 miles an hour, and all 5 rockets were knocked down to the ground. But they nevertheless took a shot, so it's our turn. And we'll see if we get there with an agreement at some point, but we're going to hit them very hard.
तो डोनाल्ड ट्रंप वही कह रहे हैं कि पता नहीं अग्रीमेंट होगा या नहीं। एक 14 पॉइंट का अग्रीमेंट तो था, लेकिन वो पूरी तरीके से स्वाहा जो है हो गया है। और उसको लेकर देखिए असेसमेंट यही किया जा रहा है कि इस वक्त दो चीजें हो गई हैं जिसकी वजह से ये हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। उसके बारे में बताने के पहले आपको ये भी बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप को ये भी पूछा गया कि खबरें आ रही हैं कि चीन की तरफ से काफी जो है मदद की जा रही है इस वक्त आपके ईरान को, और उनको शायद 400 रॉकेट लॉन्चर्स दिए गए हैं वाया पाकिस्तान। चीन के रास्ते वाया पाकिस्तान के रास्ते होते हुए ईरान तक पहुंच रहा है। तो उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दैट वुड बी अ सरप्राइज, और क्योंकि हमें शी जिनपिंग ने दूसरी अश्योरेंसेस दिए हैं। वो वाइट भी सुन लीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ जो असेसमेंट क्या है इस वक्त। But that would be surprising. He told me very strongly he wouldn't partake, and he knows I'd be quite disappointed. Yeah, please. And he's coming here, I think, on. तो डोनाल्ड ट्रंप ने यही कहा कि देखो शी जिनपिंग ने जो है मुझे पूरी तरीके से अश्योरेंस दिया था, और अगर ऐसा हो रहा है कि चीन ने 400 रॉकेट लॉन्चर्स दिए हैं ईरान को वाया पाकिस्तान, तो ये काफी जो है निराशाजनक होगी। देखिए जो हमारी रीडिंग है वो ये है कि इस वक्त एक तरफ जहां डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं, वो निकल नहीं पा रहे हैं इस युद्ध से, क्योंकि जो 14 पॉइंट एमओयू किया उसको लेकर काफी बैकलैश फेस किया उन्होंने अमेरिका में, ना केवल विपक्षी डेमोक्रेट्स की तरफ से बट खुद अपनी पार्टी की तरफ से भी। उनकी अपनी पार्टी में भी एक वो तबका है जो कह रहा है कि युद्ध गलत है, ये युद्ध अवैध है, लेकिन एक वो बड़ा तबका भी है नियोकॉन्स का जिनको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप का ये जो एमओयू हुआ ये अमेरिका को कमजोर कर देता है, कि ये ईरान के हित में था। उधर ईरान की तरफ से जो दिक्कत हो रही है ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हार्डलाइन एलिमेंट्स ही वहां पर तेज हो गए हैं, या आईआरजीसी और हार्डलाइन तो हुई है, कंजर्वेटिव और कट्टर हुई है, लेकिन ईरान की सोच में बेसिकली जो 2-3 मेन पॉइंट्स हैं, ईरान को लग रहा है कि कूटनीति से पता नहीं अब बातें कितनी आगे बढ़ पाएंगी, क्योंकि हमने ये कोशिश करके देख ली है। पिछले साल भी 12 दिनों का भीषण कॉन्फ्लिक्ट हुआ जब अमेरिका ने हमारे परमाणु फैसिलिटीज पर वार किया। इस साल भी हम जिनीवा में बातचीत कर रहे थे, तब इजराइल ने और अमेरिका ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की शुरुआत कर दी, और 14 पॉइंट एमओयू सीज फायर 60 दिनों की एक उम्मीद बंधी थी, उसको इजराइल से ज्यादा जो है अमेरिका ने खुद ही डीरेल कर दिया। तो एक ये सोच हो रही है कि कूटनीति से पता नहीं कितना कुछ निकलेगा। दूसरी बात है, उनको लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत टर्न कोट है। जो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को कहा जाता है कि वो ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट, टैको। तो उनको लगता है कि भाई ट्रंप अब सऊदी अरब के साथ, देखिए हमने एक एपिसोड किया था कि कैसे सऊदी अरब के साथ परमाणु डील उनके एनर्जी मिनिस्टर अनाउंस करते हैं और 24 घंटे के अंदर ट्रंप जो है उस पर भी यू टर्न कर लेते हैं और फिर कह देते हैं कि भाई सऊदी को तो परमाणु डील हम तभी देंगे जब आप इब्राहिम अकॉर्ड्स के तहत आप इजराइल को रिकॉग्नाइज करेंगे। तो इसीलिए ईरान को लग रहा है राजनीतिक स्तर पर कि जो 14 पॉइंट एमओयू है, जिसका इतना फुल ब्लोन ओवर रिएक्शन देखने को मिला अमेरिका में, और डेमोक्रेट्स ने भी जो है इतनी निंदा की, उनके अपने पार्टी के अंदर भी निंदा की, तमाम वही लोग जो इस युद्ध को शुरू से अवैध बोल रहे थे, लेकिन जब युद्ध में एक समाधान के लिए 14 पॉइंट एमओयू बना तो उसके खिलाफ भी हो गए। तो इसीलिए ईरान को शायद यही लग रहा है कि हमारा जो अभी बेस्ट बेट सोल्यूशन है कि हम अपनी सैन्य पकड़ को बनाए रखें, इस युद्ध में उलझे रहें, लेकिन जब तक अमेरिका और ईरान इस युद्ध में उलझा हुआ है और नेतन्याहू अगला कदम कब क्या उठाते हैं किसी को नहीं पता, वो वापस से जो है आग में पूरी तरीके से घी का काम करने के लिए बेताब हैं। उनको थोड़ा सा नियंत्रण में इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने रखा हुआ है, उनके साथ जो मुलाकात भी हुई है उस दौरान। तो इससे दुनिया भर की जो उलझने हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि एक युद्ध की शुरुआत तो हो गई है, लेकिन इसमें एग्जिट प्लान नहीं है डोनाल्ड ट्रंप के लिए कि एग्जिट कैसे करें। रोज रोज आकर जीत के दावे जरूर ठोक देते हैं, लेकिन अगर जीत हो गई है तो एग्जिट क्यों नहीं कर पा रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप जहां गुस्से और बदले की भावना से अपनी रणनीति बना रहे हैं, तो वहीं ईरान अपनी रिस्पॉन्स दे रहा है, क्योंकि उसको अब बिल्कुल भी 0% ट्रस्ट है अमेरिका पर कि बातचीत का कुछ निकलना नहीं है। और इसीलिए ईरान की पोजीशंस हार्डलाइन हो रही हैं, जो अंत में आपको बता दूं कि जहां तक हॉर्मुज स्ट्रेट का भी सवाल है,
उसमें भी जो ओमान के साथ बातचीत लगातार चल रही है ईरान की, उसके नियंत्रण को लेकर खबरें यही आ रही है कि ईरान ने उसको वापस से रिजेक्ट कर दिया है। ओमान बार बार एक समझौते का, एक कॉम्प्रोमाइज का प्रपोजल दे रहा है, लेकिन ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने काफी ब्लंटली कह दिया है कि ये हॉर्मुज स्ट्रेट जो है वो हमारा पिनेकल ऑफ पावर है और हम एक ऐसा डील चाह रहे हैं जिसमें ओमान आउटबाउंड जो लेन है उसको कंट्रोल करे, जो ओमानी वाटर्स हैं, लेकिन जहां तक इनबाउंड शिपिंग का सवाल है वो पूरी तरीके से ईरान के नियंत्रण में रहना चाहिए, ये ईरान का कहना है। और इसीलिए ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल स्ट्राइक्स जारी हैं। अमेरिका का रिटेलिएशन आप देखेंगे, जो बीच में 3 दिन का एक लल पीरियड आया, 13 दिनों तक कंसेक्यूटिव नाइट्स तक सेंटकॉम ने हिट किया हॉर्मुज में वेसल्स को, ईरान के टारगेट्स को। ईरान ने वापसी कार्रवाई की अमेरिकन बेसिस गल्फ पे, फिर 3 दिन की एक हॉल्ट आई, पॉज आई, और फिर शुरू हो गया है। तो इससे जुड़ी हुई तमाम जो अपडेट्स हैं वो आगे भी हम आप तक देते रहेंगे। सुबह के वक्त आपसे मुलाकात करेंगे विदेश नीति के खबरों को लेकर। दिन भर कोशिश करेंगे कुछ और मुद्दों पर हमारी वीडियोस को हम ज्यादा से ज्यादा आप लोगों तक पहुंचा सके। तो हमेशा की तरह हमारे से जुड़ने के लिए शुक्रिया। नमस्कार, आदाब।